धाकड़ खबर, बेखौफ जुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 10 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं आज है जुमेरात यानी कि बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार यानी कि थर्सडे, और आज धाकड़ खबर का यह आखिरी बुलेटिन है। कल है शुक्रवार, हम लोग रहेंगे छुट्टी पर। परसों यानी कि शनिवार की सुबह इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी नई ताज़ा खबरों के साथ। इसके अलावा आप लोग शुक्रवार के दिन यानी कि कल कुछ खबरें धाकड़ खबर की जो हम लोग शेड्यूल्ड कर रहे हैं उनको देख सकते हैं। फिलहाल अभी शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और चलते हैं पहली खबर की तरफ। काफी महत्वपूर्ण खबर है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से आ रही है। 150 किलोमीटर के दायरे में पूर्वांचल में 2 बेंच और पश्चिमांचल में एक भी बेंच नहीं है। सहारनपुर का रहने वाला व्यक्ति 700 किलोमीटर का सफर तय करके इलाहाबाद जाता है हाई कोर्ट से जुड़े हुए मामले में, और वहाँ 150 किलोमीटर के दायरे में 2 हैं। जाने दीजिए, सत्ता उधर बैठी है, पैसा यहाँ से कमाती है, लगाती वहाँ पे है। खैर, ये लड़ाने वाली बात नहीं है, तथ्यात्मक बात है। पूर्वांचल और पश्चिमांचल करने की जरूरत नहीं है, पर जो चीज़ें हैं उन पर गौर किया जाना चाहिए। पब्लिक पैलेस पर बने हुए धर्म स्थलों को अभी तक क्यों नहीं हटाया गया? हटाया गया तो कितनों को हटाया गया, और हटाने के बाद उन जगहों का क्या किया गया? एक विस्तृत रिपोर्ट हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने तलब की है। 2 हफ्ते के अंदर ये रिपोर्ट मांगी है यूपी सरकार से। देखना दिलचस्प होगा यूपी सरकार कब तक अपनी रिपोर्ट दाखिल कर पाती है। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय हैं और उनके साथ जस्टिस मनीष कुमार हैं। उन दोनों की बेंच ने 2 हफ्ते के भीतर ये रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने अपने पुराने एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि 3 जून, नोट कर लीजिएगा आप भी कागज पेन लेके, 3 जून 2016 को कोर्ट ने आदेश दिया था कि रास्तों पर, पार्कों में, सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए अवैध जो धर्मस्थल हैं उनको हटा दिया जाए, और ये काम 7 महीने के अंदर पूरा कर लेना चाहिए। लेकिन 2016 के बाद अब 2021 आ गया है, ख़त्म होने जा रहा है। 7 महीने तो पता नहीं कितनी बार ख़त्म हो गए। तो एक शख्स हैं लव कुश, वो पहुंच गए हाई कोर्ट, उन्होंने पिटीशन दाखिल कर दी और सरकार पर सवाल उठाए कि उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। तो कोर्ट ने कहा अच्छा, हमारे आदेश का पालन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नोटिस जारी करके अभी 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लेते हैं। देखते हैं कोर्ट अब आगे क्या करेगा सरकार के जवाब के बाद। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से खबर हमारे पास आ रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है और सनसनीखेज खबर इसको कहा जा सकता है। अगर जेल के अंदर भी किसी का कत्ल हो जाए तो फिर मामला बहुत गंभीर हो जाता है ना। इसको दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की बेंच ने भी माना है। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की बेंच ने कहा कि ये घटना मुझे झकझोर रही है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जेल के अंदर किसी शख्स का कत्ल कर दिया जाए और उसके शरीर पर चोट के 9 निशान हों। ये मामला हैरान करने वाला ही नहीं है, ये मामला आश्चर्यचकित करने वाला भी है। उन्होंने इस मामले में जेल प्रशासन से जवाब मांगा है, सरकार से भी जवाब मांगा है। कहा है कि इस मामले को लेकर आखिर क्या किया गया, अगर एफआईआर दर्ज की गई या नहीं दर्ज की गई इस बारे में बताया जाए, और अगर एफआईआर दर्ज की गई तो जांच कहां तक पहुंची है इस बारे में बताया जाए। क्या इस वारदात से जुड़ा हुआ कोई सीसीटीवी फुटेज भी है, क्योंकि आपको आजकल पता है सब जगह सीसीटीवी फुटेज अदालतों और जेलों में लगे हुए हैं। ये भी भारत की सबसे मजबूत ताकतवर जेल जो मानी जाती है तिहाड़, वहाँ से जुड़ा हुआ मामला है। तो क्या वो सीसीटीवी फुटेज है, और अगर वो सीसीटीवी फुटेज है तो क्या उसको संभाल के रखा गया है? इन्हीं तमाम सवालात के साथ जवाब मांगा गया है। देखेंगे कि जवाब जब आएगा और उसके बाद जब इस मामले में 5 मार्च को अगली सुनवाई होगी तो कोर्ट में क्या होगा। मामला थोड़ा सा अब जान लीजिए। 5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर एक पिटीशन दाखिल की गई है। उसमें कहा गया है कि मेरा बेटा दिलशेर आज़ाद सितंबर 2019 से जेल में बंद था, जिसकी वहां पर हत्या कर दी गई। ये एक शख्स हैं जिनका नाम है अली शेर, उनकी ओर से पिटीशन दाखिल करके दावा किया गया है। उसने कहा कि मुझे फ़ोन आया और बताया गया कि 30 नवंबर 2020 को, ये कोरोना लॉकडाउन का दौर है, उस दो को भी ध्यान रखिएगा, कि तुम्हारे बेटे की चोट लग गई है। मैं जब वहाँ पहुँचा पुलिस ने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया। मेरे बेटे के शरीर पे चोट के 9 निशान हैं, चाकू घोंप घोंप कर उसकी हत्या की गई है। मुझे इस बाबत 5 करोड़ का मुआवजा दिलवाया जाए।
ये एक गंभीर मामला है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। अगली सुनवाई जब होगी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे नोटिस में आ गया तो अगली खबर का रुख कर लेते हैं। तबलीगी जमात का हेडक्वार्टर आप लोग जानते ही हैं, दिल्ली के निजामुद्दीन में स्थित है, जिसे मरकज के नाम से जाना जाता है। पहले कोरोना आया और कोरोना के बाद लॉकडाउन आया और फिर वहां से तबलीगी जमातियों को निकाला गया पुलिस के जरिए और उसके बाद इसको सील कर दिया गया था। साल भर से तबलीगी जमात का ये हेडक्वार्टर यानी कि मरकज सील पड़ा हुआ है। अब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं या यूं कहें कि आम आदमी पार्टी के विधायक है, नाम है अमानतुल्लाह खान। वो हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी और कहा है कि साहब इसको खुलवाया जाए और उन्होंने सवाल उठा दिया इसको सील किए जाने पर। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये पूरी सीलिंग की प्रक्रिया की गई, इसको बंद किया गया, वो भी नियमों के विरुद्ध है। इस पर हाईकोर्ट जैसा कि हमेशा करता है, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया सरकार से, पुलिस से इस मामले में कहा कि भैया आ जाओ, अपना जवाब इस मामले को लेकर दाखिल करो और फिर इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख लगा दी। अगली सुनवाई की तारीख 5 मार्च बताई जा रही है। बता दें आपको, पिछले साल मार्च में 28, 29, 30 मार्च का वक्त था जब बसों में भर भर के वहाँ से लगातार 2-3 दिनों तक जमातियों को निकाला गया और उसके बाद इसको सील कर दिया गया। जगह जगह FIR दर्ज की गई, मुकदमे दर्ज किए गए, पहले क्वारंटीन किया गया और बाद में इन जमातियों को जेल में डाला गया और एक हंगामा बर्पा पूरे देश के अंदर हो गया कि ये कोरोना फैला दिया है तबलीगी जमात वालों ने। अब देखना दिलचस्प होगा कि हाईकोर्ट का किस तरीके का जजमेंट आता है 5 मार्च को। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मस्जिद में मौजूद मंदिर के जो सबूत हैं, ध्यान से सुनिएगा, मस्जिद में मौजूद जो मंदिर के सबूत हैं यानी कि जो ऐसी चीज़ें हैं गवाही दे रहे हैं कि साहब ये मस्जिद नहीं है, ये असल में मंदिर था, उनको मिटाने की जो कोशिश की जा रही है उस पर फौरी तरह यानी कि तुरंत रोक लगा देनी चाहिए। ये मांग करते हुए मथुरा की अदालत में हिंदू पक्षकारों के जरिए एक पिटीशन दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि साहब वहाँ पर पत्थरों को हटाया जा रहा है जो पुराने, और उनकी जगह पे नए पत्थर लगाए जा रहे हैं। इससे आने वाले समय में हमें साबित करने में दिक्कत आ सकती है, मुश्किल हो सकती है कि ये पूर्व में मंदिर था। इसलिए हम चाहते हैं कि अदालत एक कमीशन बनाए और कमीशन जाके वहाँ पे विजिट करे, विजिट करके तमाम रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करे और कोर्ट वहाँ पे यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी करे। इस मामले को फिलहाल जो है सुनवाई के लिए अब 7 मार्च के लिए लगा दिया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि 7 मार्च को अदालत इस मामले में फैसला क्या देती है। मामला आपको पता ही होगा, मथुरा में एक जगह है जिसको कृष्ण जन्मभूमि कहा जाता है, उसी के बगल में एक शाही ईदगाह मस्जिद है जिसको कहा जाता है कि ये यहाँ पर मंदिर तोड़ के औरंगजेब ने बनवा दिया था और यहाँ मौजूद मूर्तियाँ जो हैं वो ईदगाह की सीढ़ियों के नीचे दबा दी थी ताकि मुसलमान जब ऊपर चले सीढ़ियों पर तो देवी देवताओं के ऊपर चढ़ते हुए चले। ये तमाम नफरतें पैदा की जा ही रही हैं। लग ये रहा था कि 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के मामले में फैसला सुना दिया तो तमाम विवाद खत्म हो गए, क्योंकि 1991 जना 92 की बात बताई जाती है। कानून केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट से पास किया कि 15 अगस्त 1947 तक जो भी धर्मस्थल है जिस स्थिति में वो धर्मस्थल उसी स्थिति में रहेगा और उसी की कस्टडी में रहेगा जिसकी कस्टडी में फिलहाल वो है। लेकिन बावजूद इसके अब इस मामले को लगातार खबर दी जा रही है, मथुरा वाले को, काशी वाले को, और इसके अलावा और भी जगह और सारी चीज़ें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार एक के बाद एक नई नई चीज़ें कोर्ट में दाखिल की जा रही हैं। उसी क्रम में ये भी एक जो है पहलू बनता था जो आपके सामने रखने की कोशिश की। कोर्ट इस पर सुनवाई को तैयार हो गया है। आगे चलते हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने शांतनु मुलुक को अग्रिम जमानत दे दी है। ये दिल्ली पुलिस के लिए एक और झटका है। हालांकि दिल्ली पुलिस खुद ही कह रही है हमें तो जवाब दाखिल करने को न जी 7 दिन का और मौका चाहा, जब बताएंगे शांतनु मुलुक ने क्या गलत कर रखा। तो कोर्ट ने कहा भाई जब तू कह रहा 7 दिन में जवाब दाखिल करेगा, अरे वो आदमी कह रहा मैं तो जी जांच में खुद ही सहयोग कर रहा, तो फिर इसे अग्रिम जमानत दे देते हैं। तो कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है शांतनु मुलुक को। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 9 मार्च तक के लिए उनको अग्रिम जमानत दे दी है और तारीख 9 मार्च तय कर दी है। अब अगली 9 मार्च को तय होगा कि आगे भी इनको अग्रिम जमानत मिलेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस उस तारीख तक यानी कि इनके गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। बता दें शांतनु मुलुक को बॉम्बे हाईकोर्ट पहले ही ट्रांजिट जमानत दे चुका है। इनके अलावा
निकिता जैकब को भी 2 हफ्ते की ट्रांजिट जमानत दे रखी है। उन्हें भी अगर गिरफ्तारी से बचना है तो दिल्ली में उनको भी अग्रिम जमानत लेनी होगी। लेकिन जिस तरीके से दिशा रवि को जमानत मिलने के बाद अब दिल्ली पुलिस कह रही है जी हमें तो दाखिल करने को ना रिपोर्ट 7 दिन का वक्त चाहा, तो उससे लग ही रहा है कि था इनके पास कुछ नहीं। मीडिया के जरिए जैसे वही आदत है थूको और भाग जाओ, वही करते हैं और वही किया गया। लेकिन कोर्ट में जब खड़े नहीं हो पा रहे हैं तो अब बच के वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। वरना मीडिया में देख ही रहे थे क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब चल रहा था। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना के चलते 65 साल से ज्यादा की उम्र के कैदियों को वापस जेल में ना डाला जाए, उनकी जो पैरोल है उसको बढ़ा दिया जाए, ये मांग करते हुए हाईकोर्ट के सामने एक पिटीशन दाखिल की गई है, जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार को, पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है और इसमें तारीख लगा दी है 26 मार्च। पिटिशनर का कहना है कि दिल्ली की एक जेल है मंडोली, वहां से जो कैदी 65 साल की उम्र से ज्यादा कोरोना के चलते रिहा चल रहे थे पैरोल पर, उन्हें आदेश दे दिया गया कि 7 फरवरी के बाद वो सब लोग सरेंडर कर दें। लेकिन पहले से ही जेल में कैदियों की तादाद ज्यादा है। अब ऐसे में कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। अब इन कैदियों को अगर दोबारा से वहां भेज दिया गया, डाल दिया गया, अंदर बंद कर दिया गया तो इनकी जान पे बन सकती है और कोरोना महामारी जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। इस पर नोटिस जारी हो चुका है, देखेंगे क्या होता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिकी महिला से रेप के आरोपी को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत इसलिए दे दी है क्योंकि अमेरिकी महिला ने साफ कर दिया कि वो इस मामले में अब आगे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती और ना ही वो यहाँ पे बयान देने आएंगी। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस अनु मल्होत्रा ने ये तमाम चीज़ें सामने आने के बाद और सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाने के बाद, पुलिस की तरफ से पक्ष रखा जाने के बाद, अमेरिका के जो यहाँ पे पैरोकारी करते हैं जिनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है, उनके द्वारा पक्ष रखे जाने के बाद आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया है, उसको जमानत दे दी है। मामला क्या है वो जान लीजिए, फिर आपको आरोपियों के बारे में बताएंगे। सफदरजंग थाना पड़ता है उत्तर दिल्ली का और यहाँ पर एक केस दर्ज हुआ था। उस केस के मुताबिक ये मामला है 2 सितंबर 2017 का, जब एक निजी अस्पताल में 2 लोगों ने इस महिला के साथ गैंग रेप किया था। दोनों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक आरोपी का नाम शमीम है जो पहले से ही रिहा चल रहा था। दूसरा जो है उसका नाम है जो है बाल गुहार जेल में बंद था। वो भी अपने बच्चे की बीमारी का आधार बना के जमानत मांग रहा था। लेकिन अब खबर जब ये आई कि भैया वो कोई कार्रवाई नहीं चाहती इस मामले में, तो जेल में रख के कौन इसको रोटी खिलाए भाई, वहाँ भी तो खर्चा ही हो रहा ना, तो इसको जमानत दे दी गई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। 30 हजारी कोर्ट का मामला आपको याद होगा, जहां पर वकीलों ने पुलिस वालों को खूब धोया था और खैर जिसके बाद रोते हुए पुलिस वाले हेडक्वार्टर पहुंच गए थे, फूट फूट के रो रहे थे क्या हम पीटने के लिए पुलिस में भर्ती हुए। ना, तुम तो पीटने के लिए भर्ती हुए, तुम्हारा काम पीटने का है, जिसको चाहोगे उसे मारोगे। इंसान तुम्हारी नज़र में कुछ है नहीं, वर्दी पहनते ही तुम लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाते हो। खैर जाने दीजिए, वर्दी तो वकील भी पहन लेता है और काले कोर्ट में जान आ जाती है, खाकी को खूब दौड़ा दौड़ा के मारते। 3 नवंबर 2019 का मामला था, आपकी जानकारी में होगा। वकीलों और पुलिस वालों के बीच हिंसा हो गई थी, जिसके बाद चीफ जस्टिस DN पटेल की बेंच ने एक न्यायिक आयोग बना दिया था जांच के लिए। अब उस न्यायिक आयोग जो जांच कर रहा है उसका कार्यकाल यानी कि समय सीमा बढ़ा दी गई है। दिसंबर 2021 तक वो अपना काम कर सकेगा। आधार बनाया जा रहा है कि साहब एक बात बताओ, उसी के बाद तो कोरोना लागू हो गया, कोरोना के बाद लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन जब हो गया कोरोना लागू नहीं हो गया, मतलब कोरोना आ गया। बोलने का मतलब होता है समझ जाए कीजिए, हैं। तो उसके बाद जांच तो हो नहीं पाई, तो वैसे में जांच होनी है तो इसका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। तो DN पटेल और उनके साथ ज्योति सिंह की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद ठीक कहा भैया दिसंबर 2021 तक जो है आयोग अब जारी रहेगा, जांच करता रहेगा। दिल्ली में ऐसी जांचें हो रही हैं जो 2-2 साल चल रही, और जगह समझ के देखो कैसी जांच चलती होंगी। क्या ये आयोग जो है पूरे मामलों को ठंडे बस्ते में डालने के लिए बनाए जाते हैं क्या? अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन पर नहीं बदल सकते हैं अपना फैसला और उसमें नहीं किया जाएगा अब कोई बदलाव, ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला ऑफिसर की जो सेना में बड़ी पोस्ट पर थी उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया। अलबत्ता उन्हें कहा कि वो चाहें तो अपनी तमाम चीज़ों को लेकर, जो उनकी शिकायतें हैं उसको लेकर वो आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल के सामने जा सकती हैं और आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल उनकी बातों को सुन सकता है। हमने साल भर पहले फैसला दिया था और अब हम इस फैसले में कोई बदलाव नहीं करना चाहते हैं। और जो व्यक्तिगत शिकायतें हैं उसके आधार पे, यानी कि कोई आदमी कहे मेरे साथ ये हो गया,
इंडिविजुअली कुछ कह रहा है, तो व्यक्तिगत शिकायतों के आधार पे तो हम बिल्कुल भी इसमें कोई बदलाव करना नहीं चाहते हैं, ये कहते हुए पिटीशन खारिज कर दी। बता दें 17 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था जिसमें कहा था कि एसएससी के तहत महिलाओं को भी स्थायी कमीशन में नियुक्तियां दी जाएंगी, जिस मामले को लेकर सरकार काफ़ी लंबे तक लटकाती रही, कहती रही कोरोना हो गया, लॉकडाउन हो गया, उसको लागू नहीं कर रही थी। अब एक महिला अधिकारी हैं जो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, जिनका नाम प्रियंबदा ए मार्टिकर बताया जा रहा है। उन्होंने एक पिटीशन दाखिल की। उन्होंने कहा कि एक ही पोजीशन पर 2 महिलाएं थी, एक को प्रमोशन दे दिया गया स्थायी कमीशन में, दूसरे को नहीं दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत है, इसमें कुछ बदलाव किया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने बदलाव करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ट्रिब्यूनल के आगे जाइए। आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं। किसानों से जुड़ी हुई खबर हमारे पास आ रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। जिस तरीके से तमाम महिलाओं के लिए, बाल विकास के लिए, जल के लिए, तमाम लोगों के लिए आयोग बनाया गया, ठीक उसी तरीके से देश भर के किसानों की आर्थिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए एक आयोग बनाया जाना जनहित में बेहद ज़रूरी है। इसी पूरे मामले को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि साहब ये बात तो स्वामीनाथन कमीशन ने भी कही थी कि किसानों के लिए एक आयोग बनाया जाना चाहिए। और भी बहुत सारे मुद्दे उठाए गए हैं, इसमें तमाम तरीके की चीज़ें आप समझ ही सकते हैं, लेकिन कुल मिला के सार में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसानों के लिए भी एक आयोग बनाया जाना चाहिए जो निष्पक्ष हो। हम लोग जान रहे हैं आजकल के आयोग की निष्पक्षता कितनी निष्पक्ष है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।